Hi and welcome all of you to our study channel Mechanical Coach। लास्ट लेक्चर में हमने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को स्टार्ट किया था। उसमें हमने केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को देखा है और उसका जो एप्लीकेशन होता है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट का हीट इंजन, उसके बारे में देखा था। उसका एफिशिएंसी क्या होता है इसके बारे में भी देखा था। आज हम हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड जो स्टेटमेंट होता है क्लॉसियस स्टेटमेंट। फर्स्ट जो होता है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट जिसके ऊपर हीट इंजन डिपेंड होता है, और दूसरा होता है क्लॉसियस स्टेटमेंट जिसके ऊपर रेफ्रिजरेटर और हीट पंप डिपेंड होते हैं। तो सेकेंड स्टेटमेंट आज हम देखेंगे। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस विच इज ऑपरेटिंग इन अ साइकिल प्रोड्यूसेस नो अदर इफेक्ट दैन ट्रांसफर हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर बॉडी टू अ हाई टेम्परेचर बॉडी। यह होता है क्लॉसियस का स्टेटमेंट। मतलब क्लॉसियस कहना चाहता है कि अगर हमारे पास कोई लो टेम्परेचर वाला बॉडी है और कोई हाई टेम्परेचर वाला बॉडी है, तो इस लो टेम्परेचर वाले बॉडी से हम हीट निकाल सकते हैं और वो हाई टेम्परेचर वाले बॉडी को ट्रांसफर कर सकते हैं। बट इसके लिए ये ऑटोमेटिकली नहीं होगा, इसके लिए कुछ ना कुछ इफेक्ट हमें देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा तभी ये पॉसिबल है। विदाउट इफेक्ट इट इज नॉट पॉसिबल। विदाउट इफेक्ट इट इज नॉट पॉसिबल। ओनली लो टेम्परेचर बॉडी की हीट निकाल के हम हाई टेम्परेचर बॉडी को मतलब अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं और सिर्फ इस लो टेम्परेचर की हीट निकाल के हाई टेम्परेचर के बॉडी का ट्रांसफर कर दूं तो ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हमें कुछ ना कुछ अदर इफेक्ट होना जरूरी है, तो वर्क के फॉर्म में होगा तभी ये पॉसिबल है। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस विच इज ऑपरेटिंग इन अ साइकिल produces no other effect than transfer heat from low temperature body to a high temperature body, or it is impossible to construct a device which is operating in a cycle transfer heat from low temperature body to high temperature body without aid of external work। विदाउट एड ऑफ वर्क मतलब अगर हम इसको कुछ वर्क सप्लाई नहीं करेंगे, कुछ वर्क ही नहीं देंगे, तो अपने आप बिना वर्क के, बिना किसी अदर इफेक्ट के ये लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर हीट ट्रांसफर करना पॉसिबल नहीं है। अब इसको प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। या हमारे पास कोई रेफ्रिजरेटर का स्पेस है जहां पे हम हमारा फूड रख देते हैं, राइट? या आप इसको बोल सकते हैं ये कोई आइस का चेंबर है रेफ्रिजरेटर का। तो इसका टेम्परेचर मान लेते हैं, इसका टेम्परेचर हमारे पास है 5 डिग्री सेल्सियस, ओके। और हम एटमॉस्फेयर में इसका हीट निकाल हम और इसको कूल करना चाहते हैं और इसके हीट निकाल के हीट ट्रांसफर करना चाहते हैं और इस 5 डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर से, तो हम ये इससे हीट निकाल के ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर मान लेते हैं, इसका टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। अब हम इससे निकाल के रेफ्रिजरेटर का जो स्पेस है, रेफ्रिजरेटर में हमने जो फूड रखा है उससे हीट निकाल के एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक एयर में छोड़ सकते हैं, एटमॉस्फेयर में छोड़ सकते हैं। हम इससे हीट निकाल के और इसको ठंडा कर सकते हैं। 5 है तो इसको -5 डिग्री सेल्सियस भी कर सकते हैं, इससे हीट निकाल सकते हैं। बट ये कब पॉसिबल है? अगर हम इस पे कुछ एक्सटर्नल वर्क करें तभी पॉसिबल है। विदाउट एनी अदर इफेक्ट इट इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू क्लॉसियस स्टेटमेंट। मतलब अगर कुछ भी नहीं करेंगे, खाली हम एक ही पैरामीटर इसका हीट निकाल के इस एटमॉस्फेरिक को देना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम हमारे रेफ्रिजरेटर है, अभी रेफ्रिजरेटर में मैंने ये सब कुछ रख दिया है और मैं इलेक्ट्रिकल स्विच ऑन ही नहीं करता हूँ, मतलब इसको कुछ ये वर्क मैं दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल वर्क दे रहा हूँ कंप्रेसर को, मोटर को रन करने के लिए, फिर हमारा साइकिल स्टार्ट हो जाएगा नॉर्मल कंडीशन में, तब हमारा रेफ्रिजरेटर वर्क करेगा और इसको -5 डिग्री सेल्सियस से -5 डिग्री सेल्सियस ले जाएगा। ये पॉसिबल है। बट अगर मैं ये वर्क को सप्लाई नहीं करता हूँ, इलेक्ट्रिकल स्विच ऑन ही नहीं करता हूँ, तो हम उस केस में देख पाएंगे कि ये 5 डिग्री सेल्सियस है, ये -5 डिग्री सेल्सियस तक नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें कुछ अदर इफेक्ट नहीं मिल रहा है, कुछ अदर वर्क डन हम इसको सप्लाई नहीं कर रहे हैं। और जब तक हम कोई अदर इफेक्ट सप्लाई नहीं करेंगे तब तक ये हीट ट्रांसफर होना पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू क्लॉसियस स्टेटमेंट।
तो क्लॉसियस स्टेटमेंट पे रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप वर्क करते हैं। तो हम उससे फर्स्ट देखते हैं रेफ्रिजरेटर। Refrigerator is a device which is used to maintain a temperature lower than atmospheric temperature। जो रेफ्रिजरेटर है हमारा एक ऐसा डिवाइस है जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है उससे लो टेम्परेचर मेंटेन करने में यूज किया जाता है, उसे हम रेफ्रिजरेटर बोलते हैं। अब यहाँ पे एक रेफ्रिजरेटर का जनरल ब्लॉक डायग्राम है। यहाँ पे थर्मल रिजर्वायर 1 है जिसका टेम्परेचर लो होगा। हम क्लॉसियस स्टेटमेंट देख रहे हैं, लो टेम्परेचर वाले बॉडी से हीट Q1 निकाल के हाई टेम्परेचर वाली बॉडी में हीट हम Q2 सप्लाई कर रहे हैं। लो टेम्परेचर वाले बॉडी से हीट निकाल के हाई टेम्परेचर में देना है, हम क्लॉसियस स्टेटमेंट में देखते हैं। और ये विदाउट वर्क पॉसिबल नहीं है, विदाउट वर्क सप्लाइंग पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पे वर्क दे रहे हैं इलेक्ट्रिकल स्विच के द्वारा। जनरल एग्जांपल की बात करेंगे तो रेफ्रिजरेटर में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जिससे हमारा मोटर रन होता है, और मोटर रन होने कंप्रेसर का मोटर रन होता है तो वहां से हमारा सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। अब जो यहाँ पे टेम्परेचर T1 जो होगा, लोअर टेम्परेचर होगा, वो एटमॉस्फेरिक से कम होगा। मतलब यहाँ से हम T1 टेम्परेचर से हीट निकाल कर T2 टेम्परेचर को दे रहे हैं। मतलब T1 हमारा लोअर देन होगा T2 क्योंकि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर जा रहे हैं। ओके, तो हमारा पर्पज यही है कि इस लो टेम्परेचर वाले से और हीट निकाल के इसका टेम्परेचर डाउन करना और इसका टेम्परेचर बढ़ाना, या फिर इसका यह हमारा पर्पज नहीं है। हमारा पर्पज खाली, हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि इसका टेम्परेचर रिड्यूस करना। रेफ्रिजरेटर में हम केवल देखते हैं कि हमारा रेफ्रिजरेटर स्पेस का टेम्परेचर कम हो जाए। हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं रहता है कि हम बाहर की जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर बढ़ाए घटाए, उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं होता है। हमारा लेना देना सिर्फ उस रेफ्रिजरेटर स्पेस का होता है जिसका टेम्परेचर हमें लो करना है। तो मुझे इस T1 का टेम्परेचर लो करना है तो मैं यहाँ से हीट निकाल रहा हूँ सप्लाइंग वर्क। तो यहाँ पे मैं वर्क कितना सप्लाई कर रहा हूँ, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ dq इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ dw। अब यहाँ पे हीट Q1 है, उस सिस्टम में जा रहा है। ये मेरा रेफ्रिजरेटर है जिस पे मैं स्टडी कर रहा हूँ, इसको मैं सिस्टम बोलता हूँ। तो ये मेरा रेफ्रिजरेटर मेरा सिस्टम हो गया। अब सिस्टम में मैं हीट सप्लाई कर रहा हूँ, और अगर मैं हीट सप्लाई करता हूँ तो मैं इसको लेता हूँ पॉजिटिव। अगर कोई भी हीट सिस्टम में जा रहा है तो उसे हम लेते हैं पॉजिटिव। और यहां से अब ये मेरा सिस्टम है, यहां से हीट आउट हो रहा है Q2, तो हीट मेरा Q2 जो हीट है वो रिजेक्ट हो रहा है। मतलब मैं इसको ले लेता हूँ निगेटिव, और इसका समेशन ही होता है साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ dq। अब हीट का होगा, और कोई हीट इस सिस्टम में ना तो आ रही है ना तो जा रही है। अब वर्क हमारे पास एक ही है W, जो हम सप्लाइड कर रहे हैं। अगर वर्क सिस्टम को सप्लाई कर रहे हैं, सराउंडिंग से सिस्टम जा रहा है, तो उसे हम कंसिडर करते हैं निगेटिव। और अगर वर्क सिस्टम से सराउंडिंग में जा रहा है तो उसे हम पॉजिटिव ले लेते हैं। वर्क आउटपुट है तो पॉजिटिव ले लेंगे, वर्क सप्लाइड है तो नेगेटिव लेंगे। यहाँ पे वर्क नेगेटिव क्योंकि वर्क सप्लाइड है। तो यहाँ ए नेगेटिव साइन को मैं हटाता हूँ, इस तरफ मैं और नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरा माइनस Q1, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा Q2, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो मेरे पास वर्क का फॉर्मूला मुझे मिल गया है यहाँ पे W इज इक्वल टू, अब इसको मैं Q2 पहले लिखूंगा, माइनस Q1 बाद में लिखूंगा। तो मुझे वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ से फॉर अ रेफ्रिजरेटर मिल गया है, W इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1, Q2 माइनस Q1। तो यहाँ से मुझे वर्क डन फॉर अ रेफ्रिजरेटर मिल गया Q2 माइनस Q1। अब इसका परफॉर्मेंस चेक करने के लिए हमारे पास जो कोएफिशिएंट होता है उसे हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। जैसे हीट इंजन और इंजन के केस में हम इसके जो परफॉर्मेंस होता है उसको इफिशियंसी बोलते हैं। रेफ्रिजरेटर और हीट पंप के केस में हम उसको कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बोलते हैं। तो जनरली हम उसको लिखते हैं COP, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, COP, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ये भी इफिशियंसी ही होता है। जैसे कि इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है हमारे पास आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। तो ये भी हम कितना इनपुट दे रहे हैं और हमें कितना आउटपुट मिल रहा है, मतलब हम परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं डिवाइस का, और उसके हम बोल रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। और आउटपुट की जगह
हम और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखना चाहेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिजायर इफेक्ट, डिजायर्ड इफेक्ट। मतलब हमें क्या चाहिए डिवाइडेड बाय इनपुट। ओके, इनपुट तो हर केस में सेम रहेगा, जो लगेगा वो इनपुट तो हमें देना ही पड़ेगा। यहाँ पे वर्क है तो हम वर्क को इनपुट दे रहे हैं। और डिजायर इफेक्ट क्या है ये इंपॉर्टेंट है। अब हम ये Q2 और थर्मल रिजर्वायर 2 है, इससे हमारा कोई भी रिलेशन नहीं है, हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। हम खाली रेफ्रिजरेटर में जो हमारा स्पेस होगा उसका टेम्परेचर लो करना चाहते हैं, उससे हीट निकालना चाहते हैं। जो वाटर रखा है उसको आइस में करना चाहते हैं, उसको आइस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। हम उससे हीट निकाल के बाहर के रूम का एयर का हीट कम करना है, ज़्यादा करना है, यह हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव केवल इस रेफ्रिजरेटर स्पेस से हीट निकाल के वो ट्रांसफर करना है। तो यहाँ से मेरा ऑब्जेक्टिव है Q1 हीट निकालना, Q हीट यहाँ से निकालना। तो मेरा ऑब्जेक्टिव डिजायर इफेक्ट है Q1, मतलब वहाँ से हीट निकालना। तो यहाँ पे जो डिजायर इफेक्ट है वो हो जाएगा मेरे पास Q1, क्योंकि मैं चाहता यही हूँ कि मैं वहाँ से हीट निकाल लूँ। तो Q1 डिवाइडेड बाय इनपुट। अब इनपुट क्या दे रहे हैं हम, वर्क दे रहे हैं, W दे रहे हैं। और अब हम वर्क को जानते हैं यहाँ से रेफ्रिजरेटर में वर्क, तो यहाँ से हो जाएगा Q1 डिवाइडेड बाय Q2 माइनस Q1। तो दिस इज COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। ये आउटपुट, ये खाली एक टर्म आपको समझ में आना चाहिए, आउटपुट डिजायर इफेक्ट। डिजायर इफेक्ट क्या है, टेम्परेचर हम कम करना चाहते हैं, मतलब इस पे वर्क करना चाहते हैं। और इसका टेम्परेचर कम कैसे करेंगे, Q1 हीट निकाल के। तो यहाँ पे आउटपुट में मैंने Q1 निकाला है, यहाँ पे आउटपुट में हमें Q1 निकाला है। तो यहाँ से मुझे COP ऑफ रेफ्रिजरेटर मिल रहा है। COP कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर अ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू Q1 डिवाइडेड बाय Q2 माइनस Q1, Q2 माइनस Q1, राइट। अब हम इसका जो नेक्स्ट एप्लीकेशन होता है हीट पंप, उसको देखते हैं। रेफ्रिजरेटर और हीट पंप सेम ही होता है, खाली उसका ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाता है, खाली उसका ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाता है। अब ये मेरा रेफ्रिजरेटर है, मैं उसको अभी हीट पंप मान रहा हूँ। ये मेरा रेफ्रिजरेटर है, इसका ब्लॉक डायग्राम सेम होगा, बाकी सब कंडीशन सेम होंगे, बट इसका खाली ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाएगा। ओके, ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाएगा। तो हीट पंप इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेंटेन अ टेम्परेचर हायर देन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, हायर देन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। मतलब हीट पंप का यूज हम टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर का यूज हम टेम्परेचर को घटाने के लिए कर रहे थे। तो हीट पंप का यूज हम टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। मतलब अब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, थर्मल रिजर्वायर 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं। अगर मैं इस टेम्परेचर रिजर्वायर 1 को देखता हूँ तो यहाँ से हीट मैं निकाल रहा हूँ, टेम्परेचर कम कर रहा हूँ, ये मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका टेम्परेचर बढ़ाना है। तो डिजायर इफेक्ट क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाना हो जाएगा। हीट टेम्परेचर बढ़ाने के लिए मैं हीट सप्लाई कर रहा हूँ, तो Q2 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे रेफ्रिजरेटर में हमने एक चीज देखा था, T1 इज ग्रेटर लेस देन T2, मतलब जहाँ से हम टेम्परेचर निकाल रहे हैं और वो जहाँ पर हम टेम्परेचर को हीट को ट्रांसमिट कर रहे हैं, उसमें लोअर टेम्परेचर था वो तो सेम होता है T1 जिससे हम हीट निकालना चाहते हैं। लेकिन ये जो T2 होता है वो इक्वल टू होता है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से। मतलब हम इस T1 से हीट निकाल रहे हैं, लो टेम्परेचर बॉडी से हीट निकाल रहे हैं और एटमॉस्फेरिक में छोड़ रहे हैं, एटमॉस्फेरिक में छोड़ रहे हैं। ये था हमारा रेफ्रिजरेटर। अब अगर हम हीट पंप की बात करते हैं, अब हीट पंप की बात करते हैं, तो हीट पंप में हम क्या कर रहे हैं, हाई टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं, हाई टेम्परेचर। इस केस में हमारा T1 हो जाएगा इज इक्वल टू TA। क्यों, क्योंकि हम एटमॉस्फेरिक जो एयर है वहां से ले रहे हैं उसको इनपुट, और हमें जो मेंटेन करना है तो उसे मेंटेन कर रहे हैं। जैसे कि आपने हैंड ड्रायर्स वगैरह देखे होंगे, तो एटमॉस्फेरिक एयर ले लेता है, जो एटमॉस्फेरिक का टेम्परेचर है वो अंदर जाता है, और वहाँ पे इलेक्ट्रिकल जो कॉइल्स लगे हुए होते हैं उसको हीट करके वो एयर फिर बाहर आ जाता है, तो
हॉट होके आता है, मतलब हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसको हम हीट पंप बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ के मिल रहा है, टेम्परेचर बढ़ाना हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो वैसे सेम जो मिनिमम टेम्परेचर होगा इस केस में, हीट पंप के केस में T1 इज इक्वल टू TA होगा, और अगर रेफ्रिजरेटर में T2 इज इक्वल टू TA होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हीट पंप में T1 इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के बराबर होगा, और रेफ्रिजरेटर के केस में T2 इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के बराबर होगा। अब यहाँ पे फिर से हम वर्क डन फॉर हीट पंप देखते हैं, वर्क डन फॉर हीट पंप देखते हैं। तो मैं यहाँ पे साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ dQ बाय dW लगा रहा हूँ, क्योंकि ये भी एक साइक्लिक डिवाइस है, यहाँ पे भी साइक्लिक प्रोसेस फॉलो हो रहा है। अब यहाँ पे भी हीट सप्लाइड क्या है, Q1 है, सिस्टम में जा रहा है पॉजिटिव, माइनस सिस्टम से निकल रहा है, रिजेक्ट हो रहा है तो माइनस ले रहा हूँ Q2, और वर्क डन यहाँ पे भी सप्लाइड है तो मैं W ले लेता हूँ। तो यहाँ से भी मुझे वर्क डन मिलेगा Q2 माइनस Q1, ओके, Q2 माइनस Q1। तो वर्क डन फॉर हीट पंप क्या है, Q2 माइनस Q1, वर्क डन तो सेम है। अब इसकी इफिशियंसी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस चेक करते हैं। रेफ्रिजरेटर का तो हमने यहाँ पे लिख दिया है, अब इसका चेक करते हैं। आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट इफिशियंसी, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, इज इक्वल टू डिजायर्ड इफेक्ट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ डी, डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइडेड बाय इनपुट, ओके। तो हमारे अब हीट पंप में डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, इसका टेम्परेचर हम बढ़ाना चाहते हैं, कि हमारा ऑब्जेक्टिव है हीट पंप का, इट इज अ डिवाइस यूज टू रेज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी। अगर मैं इस टेम्परेचर का, इस बॉडी का टेम्परेचर हीट रेज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे आउटपुट मेरा क्या है, मैं इसको क्या आउटपुट देंगे तब मुझे ये टेम्परेचर बढ़ के मिलेगा, तो मैं यहाँ पे हीट सप्लाई करूंगा तब मुझे ये टेम्परेचर मिलेगा। मतलब मेरा आउटपुट, मेरा ऑब्जेक्टिव ये हीट को यहाँ पे सप्लाई करना है। तो Q2 मेरा आउटपुट हो गया, और इनपुट हो जाएगा वर्क डन, इनपुट हो जाएगा वर्क, और वर्क हम यहाँ से जानते हैं, वर्क डन फॉर अ हीट पंप इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1 है। तो यहाँ से मैं COP ऑफ हीट पंप को निकाल सकता हूँ। COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू डिजायर इफेक्ट हमारा Q2 है, डिवाइडेड बाय वर्क डन Q2 माइनस Q1। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ COP ऑफ हीट पंप, COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाय Q2 माइनस Q1। तो ये दो मेजर डिफरेंस है, वर्क डन दोनों के लिए सेम है। इफेक्ट, डिजायर इफेक्ट चेंज हो रहा है, यहाँ पे लो टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं तो Q1 आ रहा है, लो टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं रेफ्रिजरेटर में तो Q1 आ रहा है, हाई टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं हीट पंप के लिए तो यहाँ पे Q2 आ रहा है। बस ये दो चीजें आपको समझनी है, अगर आप ये समझ लेते हैं तो आपको हीट पंप और रेफ्रिजरेटर में कंफ्यूजन नहीं होगा। और एक केस होता है वो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो उसको हम देखते हैं कि वो, अब यहाँ पे हमारे पास जो COP ऑफ हीट पंप हमें मिला है, COP ऑफ हीट पंप, वो हमारे पास है Q2 डिवाइडेड बाय Q2 माइनस Q1, ओके। अब मैं सिंपली क्या कर देता हूँ, इस Q2 को यहाँ पे माइनस Q1 ले लेता हूँ और प्लस Q1 ले लेता हूँ, एडिंग एंड सपरेटिंग Q1 फ्रॉम अ न्यूमरेटर। अब इससे क्या होगा, इससे इस रिजल्ट पे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि माइनस Q1 प्लस Q1 कैंसिल हो जाएगा, इससे इस सिस्टम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ऐसा कर सकता हूँ मैथमेटिकली, ओके। तो अब मैं ये जो किया है एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग Q1 न्यूमरेटर में, तो मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके लिख देता हूँ Q2 माइनस Q1, राइट, और इसको मैं सेपरेटली ले लेता हूँ Q2 माइनस Q1। अब ये प्लस जो है तो प्लस, ये ऊपर बचा Q2 माइनस Q1 प्लस Q1, और नीचे बचा है Q2 माइनस Q1, ओके। मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस Q1 प्लस Q1। अब ये Q2 माइनस Q1 है तो ये कैंसल हो जाएगा एक दूसरे से, और यहाँ पे बचेगा यूनिटी 1, ये प्लस का प्लस रहेगा, और Q1 डिवाइडेड बाय Q2 माइनस Q1 हमारे पास क्या है, Q1 डिवाइडेड बाय Q2 माइनस Q1 क्या है, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ COP ऑफ
रेफ्रिजरेटर। इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो मुझे यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला मिल जाता है जो अक्सर में MCQ टाइप एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। COP ऑफ हीट पंप इज नथिंग बट 1 + COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू 1 + COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। ये IMP है, बहुत बार पूछा गया है। COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू 1 + COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। न्यूमेरिकल के लिए भी आपको ये हेल्प करेगा। तो आज हमने क्लॉसियस स्टेटमेंट देखे, उसके ऊपर जो उसके एप्लीकेशन होते हैं रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप, उसको भी देखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।